आपके माइंड में एग्ज़ाम चढ़ता है उसी टाइम आप बढ़िया से पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए, कुछ बातें आपको मैं समझा दूँ कि साधारणतः बच्चों को पढ़ने में परेशानियाँ क्या आती है। साधारण तौर पर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ने में परेशानियाँ क्या आती है, कैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप पढ़ने तो बैठ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, वजह क्या है पता है? एक और पढ़ाई का जो सिलसिला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैं एक दिन और आप लोगों को समझाया था कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना उसको हम तह बाई तह पढ़ते जाएंगे। अब ऐसा आपका स्टडी नहीं होना चाहिए कि एक के बार बैठे हैं, इतिहासबो उठा लिए, भूगोलो उठा लिए, इंग्लिश भी उठा लिए, हिंदी भी उठा लिए और एक बार एक हिंदी का चैप्टर पढ़ लिए, अभी हाफ पे ही वो है और फिर माइंड में आ जाए अरे भाई हमको फिजिक्स भी क्लियर करना है, फिर आपका माइंड उधर जाए, फिर उसको भी उठा लीजिए, फिर तनी सा पढ़िए, फिर आप बायो उठा लीजिए। ऐसे में क्या हो जाता है, आपका पढ़ाई खराब हो जाता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को सही नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका प्रत्येक विषय सही हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पढ़ाई का एक आपको शेड्यूल बनाना होगा कि मुझे इतना टाइम हिंदी पढ़ना है, इतना टाइम इंग्लिश पढ़ना है, इतना टाइम फिजिक्स पढ़ना है, इतना टाइम हिस्ट्री पढ़ना है, इतना टाइम अकाउंटेंसी पढ़ना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप जिस भी फैकल्टी से आते हैं उसका एक आपको पहले पैटर्न बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठिए ना, पता है जो भी बच्चे हैं, बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, सबसे बड़ा दुश्मन है ना। आपके पास एक दिन में 24 घंटा आपको एक दिन और रात मिलाकर दिया जा रहा है प्रकृति के तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति द्वारा आपको जितने भी बच्चे सबको सेम टाइम प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम टाइम है और किसी के लिए ज़्यादा टाइम है। आप एक और बहाना बनाते हैं, इतना कम टाइम में हम कैसे कर लेंगे, भाई उतना ही टाइम तो सबको मिला था, कोई बिहार टॉप कर गया और आप कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने समय का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा है ना। आप जब भी पढ़ने बैठिए, आप फ़ोन पर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना देर आप पढ़ने बैठिए, आपका फ़ोन कहीं भी रखा हुआ है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दीजिए। ठीक है, आप अपने फ़ोन को सबसे पहले क्या करिए, ऑफ़ करिए। जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑफ़ करके रखते हैं, आपका कनेक्शन आपके फ़ोन से कट जाता है। क्यों? मन के भीतर इतनी संतुष्टि ज़रूर हो जाती है कि अरे फ़ोन स्विच ऑफ है, अभी किसी का मैसेज, किसी का कॉल नहीं आ सकता है। अगर आपका फ़ोन चालू है, आपने इस बात को देखा होगा कि आप पढ़ने बैठे हुए हैं, कितना भी आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बार मोबाइल घनघना तो जाना चाहिए। आप चटाक से उठाते हैं फ़ोन को और चालू हो गया, फ़ोन चालू हो गया। इसमें कोई भी बच्चे, कोई भी इसमें इतने बच्चे हैं ना, एक भी इसमें वीर बच्चे मुझे बता दे, कोई भी इसमें का एक वीर बच्चे बता दे कि आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रील्स देखकर फ़ोन रख दिया हो, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रील अगर उसने देखा है और उसके बाद रख दिया। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आप रील नहीं देखते, आप रील्स देखते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्क्रॉल होते जा रहा है, बस अब रख देंगे, बस अब रख देंगे, बस अब रख देंगे। और कैसे आपका पढ़ाई का टाइमिंग उस रील्स में चला गया और उसके बाद आप नींद के आगोश में चले गए, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आपको जितना टाइम पढ़ना हो आप ऑनेस्टली पढ़िए, जितना ही टाइम आपको पढ़ना हो, 1 घंटा ही पढ़ना हो, ऑनेस्टली पढ़ लीजिए। और अगर आप उस 1 घंटा अपने फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं तो क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी फ़ोन से पूर्ण रूप से कट जाएगी और आपका मन अपने आप में ये मना लेगा कि फ़िलहाल अभी किसी का मैसेज कॉल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ है। सबसे पहला काम ये कर लीजिए। अगर आप ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब अपने सिलेबस की तरफ। आज जो हमें पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है और यहाँ से लगभग कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से लगभग 2 से
3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो संज्ञा पूरा कवर करने वाले हैं विथ प्रैक्टिस सेट। कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जो अभी से पहले के एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको आप ध्यान से रखेंगे। और दूसरी बात, आप घर पे क्या कर रहे हैं मुझे उससे बहसबाजी नहीं है, सारा अभी के अभी यहाँ से क्लियर करके जाना है। अभी जो आपके सामने टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसे आपने 5th 6th क्लास में ही पढ़ लिया है ना। बहुत बच्चे उससे पहले भी पढ़ लिए होंगे। और वाकई में संज्ञा के बारे में बात किया जाए तो जब आपका नामकरण हुआ संज्ञा तो उसी टाइम हो चुका था, क्योंकि आपका नाम ही संज्ञा है ना। आपका नाम ही संज्ञा है। जिस जगह पर आपका जन्म हुआ था उस जगह का नाम संज्ञा है। जिस वस्तु पे आपको सुलाया गया था उस वस्तु का नाम संज्ञा है। आप जैसे जन्म लिए हुए थे, बहुत बच्चा जन्म लेता है थोड़ा सा आइल फाइल रहता है ना। और क्या है ना कि साइंस कहता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका जो चेहरा होता है, नैन नक्श होता है, जेनेटिक होता है, माता पिता के ऊपर उसका नैन नक्श जाता है। अब मान लीजिए क्या है ना कि आप जन्म लिए थोड़ा सा हैवी थे और ऊपर से नाक फैलल है ना, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर भाव को कोई व्यक्ति अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, आपको देखेगा कहेगा कैसा ये बच्चा है, बपवे पर गेल बा, मतरिया पर गई हुई है। अगर ऐसा कह रहा है वहाँ पर भी संज्ञा आ रहा है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं आपने जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक आप किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो संज्ञा के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। चलिए आगे, संज्ञा क्या है, तो अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो संज्ञा क्या होता है। अगर संज्ञा के डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु या स्थान का नाम क्या कहलाता है बाबू, का नाम संज्ञा है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जो स्थान का नाम है वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें संज्ञा है। जिन जिन चीजों के पास अपना नाम है वो सारी चीजें क्या है बाबू, वो सारी चीजें संज्ञा कहलाती है। अगर आप संज्ञा के भेद के बारे में बात करें, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में संज्ञा से एवरेज ईयर पूछा जाता है, क्या संज्ञा के कितने प्रकार है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। कौन कौन सी संज्ञा है जरा ध्यान से समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, जिसको आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है। आपका इंग्लिश भी इसका जो क्लास है इंग्लिश में भी हुआ है नाउन के रूप में, है ना। और उसमें भी हमने काइंड्स ऑफ नाउन जब किया था तो वहाँ पर भी आपने देखा था नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं ना। चलिए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो इसमें जितने भी बच्चे हैं सबका अपना अपना कुछ ना कुछ विशेष नाम है ना। सबका अपना कुछ ना कुछ विशेष नाम है। ये आपका अपना व्यक्तिगत नाम हुआ। और जब किसी विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में बात कर लिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, तो देखिए जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान
के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे देखना हो, अगर मैं ये लिखूं, क्या लिखूं? अगर मैं ये लिखूं कि राम, अगर मैं लिखूं राम पटना जा रहा है, जरा आप इसमें देखिए, आपको इसमें दो गो व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल जाएगा। इसमें कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दो। कौन कौन? एक राम और दूसरा पटना। एक राम और दूसरा पटना। ये दोनों शब्द जो आप देख रहे हैं, ये दोनों कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना? ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जब आपसे कोई पूछे कि बताइए बुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम अगला संज्ञा के प्रकार में जाते हैं, ये देखिए, ये जो आपका संज्ञा का प्रकार है, इसे नंबरिंग भी कर देते हैं। ये पहला नंबर है आपका, इसको सेकंड नंबर में हम लिख सकते हैं। अब मन में ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए कि अगर हम इसको इधर उधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला संज्ञा आप देख रहे हैं कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, है ना, जिससे पूरा जाति का बोध हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता, अब देखिए कुत्ता में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आज के टाइम में ना आप देखेंगे कुत्ता का भी नाम है टॉमी, मोती, पता नहीं लोग क्या क्या रख देते हैं। हमने भी एक नाम रखा है, जो कुत्ता बढ़िया लगता है, उससे भाईचारा निभाने का मन होता है, तो मैंने भी उसका नाम रखा है डॉगेश भाई। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया नाम है डॉगेश भाई, है ना। चलिए, अगर जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? तो वह संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। जैसे कुत्ता कहा गया तो संपूर्ण कुत्ता हो गया, बिल्ली कहा गया तो संपूर्ण बिल्ली हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर कुत्ता कहा जा रहा है तो आप कुत्ता को थोड़ी पहचान पाते हैं। हाँ, कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ऊपरे से कुछ विशेष रंग रूप लेकर आया हुआ है, उसको आप पहचान जाते हैं। अब तो पहचान में आ जाता है, अब तो पहचान में आ जाता है। अब देखो क्या है ना, कुछ लइकवन से बैठल रहता है ना, कुछ लइकवन से बैठल रहता है, बैठ के पढ़ेगा, खाली कुतपनी करेगा। अब मान लीजिए उस दिन ऐसे ही मैं रील्स देख रहा था, एक आदमी कोई रील्स अपलोड किया हुआ था, तो एक सोफा पर दो गो आदमी बैठल है और नीचे दो गो कुत्ता बैठा हुआ है, और वो एआई को कहता है कि इसमें से कुत्ता को हटाओ, तो एआई जो वहाँ से फोटो बनाकर भेजता है उसमें से दोनों आदमिया को हटा देता है। यानी कि एआई के नज़र में आदमी कुत्ता था, है ना। और सही में अभी इंसान से ज़्यादा मूल्यवान कुत्ता हो गया है। कितना प्रजाति आ गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे, कोनो इतनी एगो मेरे फ्रेंड भी है, मेरे एक मित्र महोदय, वो भी एगो कुत्ता पाले हुए हैं। अगर आप उनके दरवाजे पर चले जाएंगे, वो इतना भौंकता है, हम उसको देखते तो हमको डर लग जाता है कि जितना हैकर जितना वो औकात है उससे ज़्यादा ही भौंक रहा है, कहीं अगर छतिया निकल के बाहर ना आ जाए। ठीक है, बढ़ते आगे। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है, अगर इसके डेफिनेशन के बारे में आप बात करें तो आप लिखेंगे संज्ञा का वह भेद जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो,
संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या कहलाएगा बाबू? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल में कुत्ता। ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा सर जी कुत्ता थोड़ी होता है, कुत्ता होता है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्या है? बिहारी है, हम लोगों के लिए सारा सही है। ठीक है, जब हम लोग हवा को हावा, केला को केरा, है ना, सेब को सेव कह सकते हैं, तो फिर कुत्ता को कुत्ता बोल दिए तो क्या दिक्कत है? कुत्ता। ठीक है, बिलाई, अच्छा बिल्ली, चलिए कुत्ता, बिल्ली, मूस। हम बिहारी, हमारे यहाँ चूहा नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है मूस। ठीक है, लिख देते हैं चूहा। ठीक है, चूहा। ये सारा क्या हो गया? ये सारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप कुत्ता कह रहे हैं तो संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध हो गया। अगर आप बिल्ली कह रहे हैं तो संपूर्ण बिल्ली जाति का बोध हो गया। अगर चूहा कह रहे हैं तो संपूर्ण चूहा जाति का बोध हो गया। अगर लड़का कहा गया तो संपूर्ण लड़का का बोध हो जाता है। अगर इसमें कहा जाए लड़का तो संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो जाएगा। अगर लड़की कहा जाए तो संपूर्ण लड़की जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखना है, आगे जो संज्ञा है वो कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा हुआ? समूहवाचक। तो जिससे समूह या दल का बोध हो। हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारे बिहार में माटी का दल होता है, उस दल का बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा यानी कि लिखेंगे वह संज्ञा जिसमें समूह या दल को दिखाया जाए क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा इसको क्लियर कर लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, अब जरा देखिए, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित है, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। सीधा सा बात है, अगर नहीं याद रहेगा तो जहां पर आपको बहुत मुंह दिख जाए, क्या दिख जाए? बहुत मुंह दिख जाए। समूह मतलब बहुत आदमी, ना बहुत आदमी तो सबके पास मुंडी उंडी है ना जी, या बिना मुंडी का मुंह उठाकर आ गया है? अपना है थोबड़ा तो लेकर आएगा ना, चाहे थोबड़ा गोबड़ा जैसा ही क्यों ना हो, लेकर तो आया है ना कम से कम, है ना। तो देखिए, जहां पर बहुत ज्यादा मुंह दिख जाए, कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा है। जो है ना, ये जो देख रहे हैं दल, तो हमारे यहाँ दल का मतलब होता है माटी का दल, जिसे ढेपा कहा जाता है। हाउ दल नहीं तो याद है ना, एक कहानी में आप लोगों को सुनाया था, ये वाला है ना, याद है? सभी बच्चों को सुनाया था कि एक प्रकांड पंडिता रहती है जो कहती है कि हम ओकरे से शादी करब जी हमरा से होशियार हुई, है ना। वो कहता है कि हम उसी से विवाह करेंगे जो हमसे होशियार होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले शास्त्रार्थ करेंगे, कहा जाता है ना। और उसमें पंडित जी लोग जाते हैं। अब देखिए, जो ब्राह्मणों का एक पहचान रहा है ना, सबसे अलग रहा है। भोजो होगा सबसे पहले ढुल जाएगा। भोजो है, ए भाई हम पंडित जी के बारे में बोल रहे हैं, हम अपने पंडित जी में बुलाइए जाते हैं भाई। चलिए, जो जैसा रहे उसके बारे में कहा जाएगा ना। कहीं पर भी जाना हो,
सबसे पहला हक मांगने कौन पहुंच जाता है? पंडित जी। भोज होगा सबसे पहले पहुंच जाएगा कि पहले हमरा खियाओ। वजह यह है कि जन्मे से क्षुद्र है और भिखारी है। अब मैं सच बता रहा हूं, आप लोग हंस रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पंडित जी का, एक जो ब्राह्मण होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, आप संस्कृत का बुक उठाकर पढ़ लीजिए। आप संस्कृत का बुक उठाइए और पढ़ लीजिए। प्रत्येक बुक में एक ही चीज़ लिखा मिलेगा, एकः भिक्षुकः ब्राह्मणः अस्ति। एक भिखारी ब्राह्मण था। और अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो दूसर बात लिखल रहेगा का चीज कि एकः वृद्धः ब्राह्मणः अस्ति। एक वृद्ध ब्राह्मण था। ए भाई, पंडित जी कहियो जवाने नहीं हुआ? हाई कवन राइटर है रे जरा खास करके ब्राह्मणों से दुश्मन था। जहां किताब में लिखा, पंडित जी को दिखा दिया का चीज, बुढ़वा दिखा दिया। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर पंडित जी, सारा पंडित जी बुढ़वे था तो ओकरा घर में ढेमना ढेमनी कहां से आ गया? कहां से आ गया? मैं सच बता रहा हूं। अब जहां देखेंगे ब्राह्मणों के बारे में दो ही चीज बताया गया है। क्या? एक ब्राह्मण क्या था? वृद्ध था। और नहीं तो ब्राह्मण क्या था? भिखारी था। इस दोनों के अलावा तेसर उसका जो परिभाषा है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, ए बुआ, अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, वह संज्ञा जिसे आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि किसी भी भाव को इंसान सिर्फ क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। देख, सुन या समझ नहीं सकता है। समझने के लिए अगर होशियार बुद्धियार होगा तो समझ लेगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ सॉरी समूहवाचक संज्ञा में देख लीजिए। जैसे आप देखिए, अगर कहीं पर अंगूर का गुच्छा है, क्या चीज है वो? अंगूर का गुच्छा है ना। अगर अंगूर का गुच्छा है तो उसमें एक अंगूर रहता है, नहीं, बहुत सारा अंगूर उसमें लटकल रहता है। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगर सेना कह दे तो सेना में एगो पुलिस रहता है, नहीं, बहुत ज्यादा पुलिस रहता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाता है? तो जिसे आप देख सुन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ भाव का पता चल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आइए, भाववाचक संज्ञा क्या है बाबू? तो लिख लीजिए, वह संज्ञा जिससे भाव का पता चलता है, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जो भाववाचक संज्ञा होता है, इसे आप देख सुन नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे में दुख को किसी ने देखा है? नहीं ना। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था बातचीत, है ना, उसमें मैंने, अब देखिए भाई, जो आपके बुक में वही मैं पढ़ाता हूँ, गलत वे में मत जाइएगा। और सॉरी, अगर कोनो बुढ़ाऊ आदमी देखेंगे तो इसलिए पहले मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ। उसमें लिखे हुआ है कि आला दर्जा का गपोड़ी कौन होता है? बुढ़ाऊ लोग। जो बुढ़ाऊ लोग हैं ना, वो आला दर्जा के गपोड़ी होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं उस दिन तर जाऊँ जिस दिन कोई बुढ़ाऊ हमको हाई बोल दे कि अमेरिका है ये ना बगल में है, हम वहाँ दौड़ते दौड़ते चले गए हुए थे, सिर्फ यही गप सुनना बाकी रह गया है। नहीं तो गौर भर दिन में हम 4 फेरा चांद पर से घूम के चल आई। इस टाइप का गप अभी सुनने को नहीं मिला है। नहीं तो
जितना गप होता है आप वृद्ध लोगों से सुन लीजिए। अब आप सोचेंगे कि इस गप से, इस भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है। तो तात्पर्य ये है कि बुढ़ाऊ लोग कहता है कि हम दुख के दिन देख ले बड़ी। ए भाई, दुख को खाली महसूस कर लिया जाता है, आप दुख को कैसे देख लिए हैं जी। अब किसी के मन में तकलीफ है, अब मान लीजिए दूगो फ्रेंड गया, फ्रेंड ना होता है कि फ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है ना। दूगो फ्रेंड गया आ एगो पानी पूरी मार रही है आ दूसर का सीख रही कि अच्छा ये केंती मुँह बावती है मुंह में रखने के लिए। तो जो सीख रही है उसके मन में क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। तो ओकरा मन के तकलीफ को आप कैसे देख लिए, ओकरा मन में ढूक कर देखे का। सिर्फ जो दुख होता है, कष्ट होता है, उसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब बुढ़ाऊ लोग कही हमने दुख के दिन देख ले बाड़ी, कहाँ से, उसके मोहल्ला में गए हुए थे, हमरा से एगो भारी मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक है हुआ कि हम थोड़ा मोड़ा पढ़े व्यक्ति, हम ये कह दिए कि जो पृथ्वी है ना वो अपना अक्ष पर घूमता है, ये बात हम कह दिए। तो जो बुढ़ाऊ आदमी तो चौट दीवर खड़ा हो गए, आ करे कि ढेर होशियार बनी बड़े, अगर धरती घूमत रहती तो हम खड़ा भी हम गिर ना जाती। हम बोले कि देवता हमसे गलती हो गया है, मेरे मुंह से निकल गया है, अब से ऐसा गलती नहीं होगा। मैं चुपचाप वहाँ से चल दिया, है ना। तो जो बुढ़ाऊ लोगों का बात होता है वो एक निराला अंदाज उन लोगों का होता है ना। तो ये जो वृद्ध लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम दुख के दिन देख ले बड़ी, यानी कि हम दुख का दिन देखे हुए हैं। जबकि जो हिंदी व्याकरण कहता है वो कहता है कि जो दुख है वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है, इसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इसे आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर एग्जाम्पलों लिखना होता है ना, अब तो नहीं होशियार बड़े, साइंस पढ़ल लड़का, अब जस्ट मैं यहाँ लिखूंगा खुशी, क्या लिखूंगा, खुशी, तो फिर तुम बोलोगे कि मजाक कर दिए ना, खुशियाँ हमारा क्लासे में बा, हमने डेली उसको देख लेते हैं। ए भाई, मैं ये खुशी किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खुशी जो मन में उत्पन्न होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, रजुआ का कड़ी बड़े रे, तोरा साथ दुइये वो चीज होगा, या तो तू थूक में डूब के मर जाएगा, नहीं तो कहियो तुम्हारा गर्दन टूट जाएगा। एकदम उसको हम देख रहे हैं। अरे तू पेंगुइन है का जी, पेंगुइन है, अजीब हाल है। अब अगला देखिए, अगला कौन सा संज्ञा है हो, अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, तो देखिए वह वस्तु जिसका कुछ नाम है और जिसे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप माप या तौल सकते हैं। अर्थात लिखने के भाषा में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जिसे मापा या तौला जा सके, क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जितने चीज को आप नाप या तौल सकते हैं सब क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे में दूध, ठीक है, जैसे में दूध, चावल, चीनी, यानी कि जितना चीज जिसे आप नाप तौल सकते हैं सब क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। एक क्वेश्चन, इसको जरा सोचो, ए बुआ इस क्वेश्चन को सोचो, इसका जवाब आप लोग बाद में दे दीजिएगा। इसी में का कोई लड़का है जो दूध बेचने का काम करता है। एक बार अब कहा है ना,
कि जब बाबूजी से ढेउआ नहीं मिलता है तो क्या करता है लइकवन सब, दूध बेचने वाला सब, गहरा गोहड़ी कहीं में कहीं किसी भी जगह पर उसको बुड़का दिया, चल दिया। अभी ये लइकवा गया दूध बेचने, दूधवा को नापा, और जो महिला ले रही थी दूध, टपाक देवर ओकरा बर्तन में से वो बेंग कूद गया। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ होगा इस घटना के साथ, जरा सोच के हमको बताना। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 8-9 क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसे बाबू, इस क्वेश्चन को 2022 के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। किससे? जो साइंस वाले और अकाउंटेंसी वाले बच्चे थे उससे पूछा गया था। ठीक है, जो साइंस वाले, सॉरी एससी लिख दिए, जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस वाले बच्चे थे उससे इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, अगर आपने जो संज्ञा में पढ़ाया हूं और आपने ध्यान से देखा है तो इसमें का 9 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल राइट बनना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस क्यों करवाया जा रहा है? बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 10 जगहों पर 10 थप्पड़ लग जाए, अगर आप मारने में एक्सपर्ट है, आप उसके बॉडी पे 10 जगह पर 10 थप्पड़ मारे हैं, और कोई व्यक्ति जो आपसे भी मारने में ज़्यादा एक्सपर्ट है वो आपके एक जगह पर 10 थप्पड़ मार दिया, तो ज़्यादा चोट की अनुभूति किसको होगी? आपको होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक जगह एक टाइप से मारने का ज़्यादा क्षमता था, है ना। वजह ये है कि उसने प्रैक्टिस किया है, उसका निशाना एकदम तगड़ा है ना। तब ना एक जगह तू छिपई बाड़े तो तोरा गाल पर चोट के ले जाए, है ना। चलिए यहाँ देखिए, इसलिए कहा जा रहा है कि जब अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेते, आपका प्रैक्टिस बढ़िया है, तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। जितना भी आपको व्याकरण पढ़ाया जाएगा विथ प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही बोला हूं कि आप प्रत्येक दिन समझे कि मेरा कल एग्जाम है और उस हिसाब से आप अपना स्टडी प्रारंभ कीजिए। पहला क्वेश्चन, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शब्द, जरा यहाँ देखिए, जो मनुष्य शब्द है आप देख रहे हैं, मनुष्य शब्द ये कौन सी संज्ञा है? जो मनुष्य शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? 1 नंबर में व्यक्तिवाचक, 2 में भाववाचक, 3 में द्रव्यवाचक और 4 में जातिवाचक। कौन होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य कहा जाए तो संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कृपणता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कृपणता कौन सी संज्ञा है? बताइए, ये जो कृपणता है कौन सी संज्ञा है? कृपणता का अर्थ क्या होता है? कृपणता का अर्थ होता है गरीबी। क्या होता है बाबू? गरीबी होता है। क्या होता है? गरीबी होता है। कृपणता का अर्थ होता है गरीबी। ठीक है, यानी कि जो गरीबी है, आप किसी के गरीबी को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसकी गरीबी को अब जरा हमने बैक डे में अपने इंग्लिश में पढ़ा है, जिसके बारे में हमारे पूर्वज बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो वो खुश रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। और कोई गरीब है, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। अब जरा आप बताइए, अगर मैं अर्थशास्त्र से अलग चलूं तो खुश और नाखुश रहने का आधार पैसा हो सकता है क्या? नहीं। कुछ व्यक्तियों के माइंड में
जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है। और कम संसाधन रहते हुए भी वो खुश रह लेते हैं और वो अपने आप को गरीब नहीं मानते हैं, है ना। देखिए, सबसे बढ़िया अगर आपको गरीबी और अमीरी पढ़ना है ना, तो आप आ जाइए बिहार में। कहिए ना, हम तो है ये हैं। इधर भी मैं कैमरा महोदय को भी कह रहा हूँ कि आप आ जाइए कहाँ, बिहार में। आपको बड़ी बढ़िया डेफिनेशन मिल जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे बिहार में सबसे दयनीय स्थिति किसी की है, तो किसकी है पता है? शिक्षक महोदय की। खास करके किस शिक्षक महोदय की? तो वैसे शिक्षक महोदय जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पढ़ाते हैं। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि उस शिक्षक महोदय को पढ़ाने के लिए रखा गया या गाय भैंसी गिनने के लिए रखा गया है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। काहे समझ में नहीं आया है? तो वोट कराने के जाएगा शिक्षक महोदय, जनगणना करने के जाएगा शिक्षक महोदय, और भी कोई काम हुआ चुनाव करवाने के जाएगा शिक्षक महोदय। जितना अलुल जलुल काम है सब काम कौन करेगा? शिक्षक महोदय। अभी बढ़िया जनगणना हमारे यहाँ हुआ है, सबसे बढ़िया जनगणना। सभी टीचर महोदय को फॉर्मेट धरा दिया गया था। ये लोग जाकर सबके दुआरिये दुआरिये पूछते थे, गाय है, भैंस है, बकरी है, मोबाइल है, तो हाँ कौन, बड़का की छोटका? हे भैया इतना काहे पूछता रहो, रात में डाका डालने आने का प्लानिंग है का? लेकिन वो भी क्या करे, वो भी क्या करे, उनको भी ये ड्यूटी सौंपा गया था, है ना। अब देखिए, उस टीचर महोदय को किस काम के लिए रखा गया है? लग तो इस तरह की गाय भैंसी गिनने के लिए लगा दिया गया उनको, है ना। अब देखिए क्या हुआ ना कि जब हमारे यहाँ, आखिर इस बातों को आप समझिए कि हमारे बिहार को पिछड़ा क्यों कहा जाता है। हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है? वजह ये है कि आपके दूरा पर मोटरसाइकिल लगा हुआ है। जनगणना वाला आएगा ना तो आपसे पूछेगा कि गाड़ी है, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे गड़ियावा पूछ रहा है, छीन कर ले जाएगा। आप कहिएगा नो, मेरा गाड़ी नहीं था, वो गड़िया केकर है, तो हमारे भाई का है। अब देखिए ये वो कहानी हो गया। अब फिर ये महोदय जी दूसरे के दरवाजे पर, इन्हीं के भाई के दरवाजे पर गए। अब ओकरा से पूछाया गाड़ी है, तो ना है, केकर गाड़ी, तो हमारे भाई के है। यानी कि ये जो शिक्षक महोदय पूरा भर गांव का जनगणना कर लिए, इनको गाड़ी मिला एको गो नहीं, एको गाड़ी नहीं मिला। कहाँ पर? उनके खाता बही पर। आ गांव में 50 गो गाड़ी थे। भैया है कवन भाई है जो अपन गड़िया यहाँ खड़ा करके चला गया है? वो कौन है? वो कौन है जो इतना तगड़ा भाईचारा निभा रहा है कि तोहनी के दुआरी पर गाड़ी छोड़ के चला गया, और तोहनी कोई पता तक नहीं कि हमारी गाड़ी है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अब देखिए, जब यहाँ से डेटा बना तो क्या लिखा जाता है कि बिहार में केहू के पास गाड़ी नहीं है। आप कमा रहे 50,000, और जैसे ही उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका इनकम कितना है, तो आपको ये लगता है कि जैसे पूछ रहा है ना, राशन कार्ड में से नंबर कटवा देगा। आप कहते हैं कि मेरा तनख्वाह बस 10,000 है, और घर में खाया वाला क्या आदमी, तो 5 आदमी। ए भाई, तो ये जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है वो घटेगा ना तो बढ़ेगा? घटबे न करेगा। अब मान लीजिए आप कमा रहे 50,000, बता रहे 10,000, और ऊपर से कह रहे हैं कि मेरे घर में 5 आदमी हैं, तो प्रति व्यक्ति कितना हुआ? 2,000 रुपया ना हुआ? प्रति व्यक्ति 2,000 रुपया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में पढ़े लिखे व्यक्ति कौन कौन है, तो जो इंटर पास है ओकरो आप लोग मैट्रिक लिखवा देते हैं। कहेला ये डर से कहीं सर्टिफिकेट मांग दी तो का दिखाए? मेरा सर्टिफिकेट, हमारे बिहार में सर्टिफिकेट थोड़ी होता है, हमारे बिहार में सर्टिफिकेट होता है, हमारे बिहार में स्टेशन थोड़ी होता है, हमारे बिहार में ट्यूशन होता है ना। यही वजह है कि बिहार का जो, हमारे बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी हमेशा कम पाया जाता है। जो शिक्षा है वो भी, उसका भी ग्राफ कहाँ है? नीचे देखा जाता है। अब यहाँ देखिए,
ये जो कृपणता है, कृपणता क्या है? कृपणता है यहाँ पर गरीबी। कृपणता का अर्थ होता है गरीबी। गरीबी को दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है, महसूस कर सकता है। कौन सा संज्ञा हो जाएगा बाबू? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है? अगर भारतवर्ष का बात किया जाए तो भारतवर्ष भारत का ही नाम है। इकलौता जिस राज्य में हम निवास करते हैं, जिसका नाम है बिहार, सिर्फ यही एक ऐसा नाम है जिसमें भारत का सभी नाम समाहित है। पता है ना? सिर्फ और सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसके प्रत्येक स्पेलिंग में भारत के सारे नाम समाहित है। बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त, आर फॉर रीवा। यानी कि जो भारत के नाम है वो सारे नाम कहाँ पर समाहित है? बिहार में ही समाहित है ना? चलिए, ये जो भारतवर्ष आप देख रहे हैं ये हमारे देश का नाम है। एक बात ध्यान रखिएगा, देश का नाम, राज्य का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, ये सारे क्या कहलाते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है? काहे कि सोमवार दोसर होता है जी, सप्ताह में एक एक सोमवार होता है, सोमवार। मैं कह दिया, आप समझ लिए, यही काफी है ना? तो यहाँ देखिए, भारतवर्ष क्या हो जाएगा? हो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, अगला है यहाँ पे कि कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? कवि कहने का क्या तात्पर्य है? सब कवि के बारे में कहा जा रहा है या किसी एक कवि के बारे में कहा जा रहा है? कवि का मतलब हुआ सब के बारे में। किसी एक के बारे में कहा जाता तो लिखा जाता ना कि सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत या तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता ना, किसी का नाम दिया जाता। कवि कहने का अर्थ है कि संपूर्ण कवि जिन्होंने कविताओं को रचा है, और उसमें भी खाली कौन? पुरुष मंडली। ठीक है? उसमें भी खाली कौन? पुरुष मंडली। ठीक है? देखते हैं कवि कौन सी संज्ञा है। तो अगर कवि के बारे में बात किया जाए तो कवि कौन सा संज्ञा हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कवि से संपूर्ण कवि जाति का बोध हो रहा है। ठीक है? किसी को समझने में कुछ दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है? झुंड कौन सी संज्ञा है? अब देखिए, झुंड का मतलब होता है जो संख्या है, जो नंबर से वो ज्यादा हो जाए, और जैसे ही नंबर ज्यादा होगा, संख्या ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समूहवाचक। कौन सी संज्ञा है? झुंड समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है? अगर झुंड के बारे में बात किया जाए तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है? अच्छा, एक बात बताइए जरा, आप लोग सुने होंगे इस शब्द को कि पुरुष मंडली, महिला मंडली। जब पुरुष मंडली शब्द कहा गया, इसका अर्थ हुआ कि वहां पर ज्यादा पुरुष की संख्या थी, है ना? ज्यादा पुरुष की संख्या थी। और अगर मंडली बनता है तो किसी एक आदमी से मंडली बन जाएगा का? उसमें मनुष्यों की संख्या ज्यादा होती है, और जैसे ही संख्या ज्यादा हो गया क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कलम, कलम कौन सी संज्ञा है? तो कलम कह दिया गया। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि कलम लाओ तो आप लोग क्या करेंगे? कोई भी एक कलम उठाकर आप हमें दे देंगे। अगर कलम का बात किया जाए तो अगर ज्यादा कलम है उसमें से कोई भी कलम आप उठाकर दे देंगे। अगर मैं कह दूं कि मैं ललका कलम न मांग रहा हूं तो आप हमको क्या कहेंगे? तो बोलना ना चाहिए था, क्या बोले? आप तो डायरेक्ट बोले कलम, यानी कि वहां पर जितना कलम है किसी भी कलम के बारे में बात कर दिया गया है।
है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कौन सा संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा हो गया, जातिवाचक। संपूर्ण कलम के जाति का बोध हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, देश का नाम, राज्य का नाम, महीना का नाम, दिन का नाम, सारा क्या कहलाता है? सारा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ सोमवार क्या है बाबू, ये दिन का नाम है। किसका नाम है? दिन का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो भी क्वेश्चन आपने देखा है 2022 से लेकर 2025 तक में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ आपका संज्ञा पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए।